Hello students, sorry for being late. Today we will discuss about the intensity of electric field due to a dipole at its equatorial position. अभी हमने जो पढ़ा था अनुदैर्ध्य स्थिति में डायपोल की वजह से किसी बिंदु पर जो कि अनुदैर्ध्य स्थिति में, अनुदैर्ध्य स्थिति लीनियर पोजीशन आपको पता है कि उसकी लाइन एक्सिस के अलोंग, जैसे ये डायपोल रहा आपका -q + q, तो इसकी लाइन एक्सिस के अलोंग अगर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो दैट इज नोन एज द एक्सियल पोजीशन. एक्सियल मीन्स अलोंग द एक्सिस. ठीक है, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन क्या कहलाती है? तो ये देखिए, ये रहा आपका डाइपोल -q, ये थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी. -q + q, ये आपका डाइपोल है. ठीक है, इसके बीच की लेंथ कितनी है? हम 12 लेते हैं, दैट इज़ 12. तो इसकी एक्सियल पोजीशन कौन सी होगी? ये वाली लाइन पे, कहीं भी इस लाइन पे सिचुएटेड पॉइंट है तो एक्सियल पोजीशन में कहलाएगा. और इक्वेटोरियल होती है कि इसका जो बाइसेक्टर है यानी मिडल पॉइंट जो है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो दैट इज नोन एज द इक्वेटोरियल पोजीशन. मीन्स इस लाइन पर कहीं भी कोई भी पॉइंट है, कोई भी एनी पॉइंट, दैट इज नोन एज इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन. तो अगर हम इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो हम इस मेथड के थ्रू करते हैं. यही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि अगर पॉइंट इस लाइन पे कहीं है तो हम कैसे निकालेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सपोज हम यहाँ इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं. दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसे P से डिनोट करते हैं. ओके, दिस इज़ द 12 लेंथ ऑफ द डाइपोल. तो हाफ लेंथ कितनी हो गई? L, एंड द रिमेनिंग इज L. ठीक है, द पॉइंट की जो दूरी है, द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज एट पॉइंट P एंड एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. यानी डाइपोल के सेंटर से r दूरी पर स्थित एक पॉइंट P है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस डाइपोल की वजह से, इस सिस्टम की वजह से. ओके, अब वही सेम प्रोसीजर हम इसके लिए यहाँ फॉलो करेंगे. तो वही बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एक्सियल के लिए किया था, इस -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे इस पॉइंट पे. तो देखिए, इस पॉइंट पे अगर हम इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालें तो कहाँ होगी? इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग. अब इट इज़ अ माइनस चार्ज, इट विल बी टुवार्ड्स दिस लाइन. तो यही होगी इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो दिस विल बी E1. ओके, अब एट द सेम पॉइंट हमें इसी पॉइंट पे तो निकालनी थी, अब आप क्यू की वजह से निकालिए. तो +q की वजह से अगर हमें निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, पहले तो हमें इन दोनों को ज्वाइन कराना पड़ेगा. अब सिंस दिस इज़ +q, सो हमारा जो टेस्ट चार्ज है इट विल गो अवे फ्रॉम दिस. तो हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो इससे दूर जाएगा. तो यानी कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी ये. क्लियर है? आई होप होगा. तो ये हो गई E2. ओके, अब इनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे. दैट विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल एट दिस पॉइंट P. अब वो कैसे निकालेंगे वो देखिए दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो वेक्टर लॉ फॉलो करेंगे, या आप दूसरा तरीका ये यूज़ कर सकते हैं. मान लीजिए ये जो डाइपोल का ये जो पॉइंट है ये एक्सिस थीटा एंगल पर है ये. ठीक है, और ये आपका क्या बनेगा? एक समबाहु त्रिभुज बनेगा. समबाहु नहीं, समद्विबाहु. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये और ये बराबर होंगे आपस में, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हैं. ठीक है, और ये R है, दिस इज़ L, दिस इज़ R. तो ये अगर इसको मैं कंसीडर करूँ इस राइट एंगल ट्राइंगल को, ये वाला, तो ये होगी कितनी? √L² + R². ऐसे ही इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को अगर मैं कंसीडर करूँ, दिस लेंथ विल बी √L² + R². ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना. E1 और E2 के पहले मैग्नीट्यूड्स लिख लेते हैं. तो E1 का मैग्नीट्यूड रहेगा वही 1/4πε0 Q/R². और डायरेक्शन क्या है इसकी? +q की वजह से अवे. और E2 की क्या होगी? 1/, ये R को स्मॉल r ना लिख के हमें ये डिस्टेंस लिखनी है. मैं यहाँ पे से लिख देती हूँ, ये A और B आपका डाइपोल है तो ये हो जाएगी PB का स्क्वायर. और ये हो जाएगी 1/4πε0 Q/PA². और ये हो जाएगी टुवार्ड्स Q कह लो, टुवार्ड्स -q कह लो, टुवार्ड्स A लिख दीजिए. ये हो गई अवे फ्रॉम B से परे. ठीक, तो ये आपकी E1 और E2 निकल के आ गई. अब ये दोनों एंगल ठीक ठाक सेम रहेंगे,
दिस एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा इज इक्वल सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ इस डायपोल की एक्सिस के, तो ये देखें तो इसका ये जो घटक आएगा E2 का, वो यहाँ क्या आएगा E2 cos थीटा। इसके हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो E2 cos थीटा इधर आएगा और E2 sin थीटा इधर आएगा। क्लियर? ऐसे ये E1 है तो इसका घटक देखो ये भी थीटा बनेगा और ये भी थीटा ही बनेगा। जेड एंगल समझ लो, ये देखो ये थीटा, ये वाला एंगल जब थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा जेड एंगल से, और ये जब थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, एकांतर कोण जिसे कहते हैं हम। ठीक, तो आप इसको रिजॉल्व करें तो ये E1 है तो इसके जो दो कॉम्पोनेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में आएगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू E1 sin थीटा, और एक इस डायरेक्शन में जाएगा तो वो कितना होगा E1 cos थीटा। तो अब रिजल्टेंट की बात अगर हम देखें तो अब हमें इस E1 और E2 से कोई मतलब नहीं, अब हमें मतलब है इस E2 sin थीटा E1 sin थीटा से, और E1 cos थीटा E2 cos थीटा। सिंस E1 एंड E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, परिमाण में तो बराबर ही है ना। क्यों बराबर है, देखो फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 q अपॉन दिस डिस्टेंस स्क्वायर, ये क्या है 1/4πε0 q अपॉन दिस डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखो दोनों डिस्टेंस भी तो आपस में इक्वल ही हैं, पी ए और पी बी में कोई फ़र्क थोड़ी है, जब ये और ये आपस में बराबर है, एंगल बराबर, तो ये भी तो आपस में बराबर ही है, ये बाइसेक्टर ही तो है, ये वाली लाइन बाइसेक्टर ही तो बराबर में तो डिवाइड करेगी, तो डिस्टेंस बराबर हो गई, तो ऑटोमेटिकली E1 और E2 के मैग्नीट्यूड क्या हो गए, सेम आ गए, डायरेक्शन में डिफरेंस है बस। क्लियर है? तो जब डायरेक्शन, अब देखो इन दोनों कंपोनेंट्स पे फोकस करो, इस वाले E2 sin थीटा E1 sin थीटा, तो जब E1 sin थीटा बराबर E2 sin थीटा लिखेंगे ना, क्योंकि दोनों की क्या है डायरेक्शन सेम है, तो थीटा थीटा कट जाएंगे ना, यानी कि ये क्या कर रहा है, अगर हम देखें तो E1 माइनस E2 sin थीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं ना ज़ीरो इफेक्ट देंगे, आपस में कैंसिल हो गए ना, तो इन दोनों का तो कुछ बचता ही नहीं, नेट इफेक्ट इन दोनों की वजह से तो 0 एट पॉइंट P पर। अब P पर नेट इफेक्ट किसका बचा, तो नेट E एट P तो कितनी हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा, ये वाली दोनों जुड़ जाएंगी ना, तो अब दोनों को जोड़ दिए। अब देखो E1 E2 बराबर है आपस में, तो इसको हम E1 मान लेते हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 2E1 cos थीटा। क्लियर? तो अब ये कितनी बन गई 2E1, देखो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ क्या है L, कर्ण क्या है L² प्लस R², बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है ना cos का, तो cos थीटा की वैल्यू लगाओ L अपॉन √L² प्लस R²। ठीक है, तो अब यहाँ पे E1 की वैल्यू रखो 1/4πε0, के भी लगा सकते हैं, एयर लेके चल रहे हैं तो हमने 1 लिया है, वरना आप के लगा के रखिए, कोई इशू नहीं है। ये देखिए हम एयर में ही लेके चल रहे हैं, इसलिए के की वैल्यू 1 लेके चल रहे थे, इसलिए लगा नहीं रहे थे, बट आप के लेके चल रहे हैं तो दैट इज़ मच बेटर, इट विल इंडिकेट आप किसी भी मटीरियल किसी भी मीडियम में निकाल रहे हैं। ठीक, तो 1/4πε0 के क्यू अपॉन पी ए की जगह हम सीधे सीधे वैल्यू रख रहे हैं इसकी, दैट इज़ L² प्लस R² अंडर रूट में, और फिर इसका फर्दर स्क्वायर है, इसके साथ में क्या आएगा L अपॉन √L² प्लस R²। अब देखो टोटल क्या बनेगा, ये 1/4πε0 के क्यू L अपॉन, देखो ये पावर 1 हो जाएगी, रूट से हाफ कट जाएगा, स्क्वायर रूट से हट जाएगा, तो ये 1 पावर ये हाफ पावर, तो टोटल पावर इसकी हो गई L² प्लस R² पावर 3/2। क्लियर है? तो अब देखो अब ये Q, इस 2 को मैं अंदर दे देती हूँ, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको, Q2L अपॉन L² प्लस R² पावर 3/2। अभी क्या बन गया, दिस इज योर डाइपोल मोमेंट दैट इज P, तो 1/4πε0 के P अपॉन L² प्लस R² पावर 3/2। अब आगे क्या करते हैं हम, देखिए सिंस L इज़ वेरी वेरी स्मॉल R, हम कह के चल रहे हैं कि डाइपोल जब आप बना रहे हैं तो L को बहुत छोटा होना चाहिए, हम हमेशा से कह रहे हैं जैसे डाइपोल फॉर्म हो रहा है, तो देयरफॉर L² तो फिर काफ़ी छोटा हो जाएगा R² के कंपैरिजन में, देयरफॉर implies that neglecting
निगलेक्टिंग एल स्क्वायर। एल स्क्वायर जब बहुत छोटा हो जाएगा तो उसको रखने से फ़ायदा क्या है। तो जो हमारी नेट ई आएगी, ये जो हमें नेट ई थी हमारी, दैट इज़ ई। नेट ई निकाल रहे हैं, दैट इज़ ई। तो अल्टीमेटली योर नेट ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के पी अपॉन कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर गया तो आर स्क्वायर की पावर कितनी थी वहाँ 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के पी अपॉन आर क्यूब। यही डेरिवेशन होती है। और डायरेक्शन क्या है इसकी, line along the line parallel to AB and from plus Q to minus Q along the line at P। मतलब P पॉइंट पे बात करें, P पॉइंट पे आप AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन पे भी माइनस प्लस Q से माइनस Q की तरफ है डायरेक्शन। आप खुद देख के कंफर्म कर लीजिए। देखिए नेट जो का, देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट ने एक दूसरे के इम्पैक्ट को ख़त्म कर दिया, दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से। बचा कौन, ये वाला। इस डायरेक्शन में तो कोई है ही नहीं, इस डायरेक्शन में तो कोई नहीं है। बचा कौन, सिर्फ इस डायरेक्शन में। तो बचा इन दोनों से भी हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमने ना कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है। तो इस डायरेक्शन में कौन है, ये और ये, और दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों सम अप हो जाएंगे ना। तो नेट जो आएगा, जो भी आएगा वो इसी डायरेक्शन में तो होगा। ये डायरेक्शन क्या है, देखो इस ए बी के तो पैरेलल है और कहाँ से कहाँ तक है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। ओके, अगर आप इसे उल्टा कर देंगे, यहाँ पे प्लस क्यू रखोगे, यहाँ पे माइनस क्यू रखोगे, तो ये यहाँ से यहाँ बदल जाएगा। उस केस में डायरेक्शन यहाँ से यहाँ होगी, रहेगी इसके पैरेलल ही, लेकिन यहाँ की जगह यहाँ हो जाएगी। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और ये आपने निकाल लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। देखो ई एक्सियल हम निकाल ही चुके हैं। ई एक्सियल क्या आती है आपकी, याद हो किसी को तो? वैसे बहुत दिन का गैप हो गया, नहीं याद होगा। मैं याद दिला देती हूँ। 1/4πε0 के होती है आपकी 2p अपॉन आर क्यू। अब देखो अगर मैं इस 2 को यहाँ ले लूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 के p अपॉन आर क्यू। तो ये क्या बन गया, ई इक्वेटोरियल। इस इक्वेटोरियल को मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये इक्वेटोरियल बन गया ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई इक्वेटोरियल। ये ई एक्सियल है, या इक्वेटोरियल ऐसे लिख लो, वर्ड्स में लिख रहे हैं तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जो ई अक्षीय होता है इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई निरक्षीय के बराबर होती है। ठीक है, ओके देन, सो थैंक्स फॉर द डे।